नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में बस कुछ महीने का वक्त बचा है। इसको देखते हुए सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और अभी तक यह माना जा रहा था कि महिलाएं और लाभार्थी बीजेपी का बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन अब राजनीति के जानकार राम मंदिर को बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बता रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुस्तान में माहौल राममय हो गया है। इस माहौल को भुनाने में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी लगातार लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कांड से दक्षिण में बात बनेगी? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छे से पता है कि अगर 400 प्लस का टारगेट पाना है तो साउथ के किले को भेदना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में साउथ के जिन राज्यों में बीजेपी आज तक नहीं जीती, उनकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई है। 2014 में बीजेपी का फोकस उत्तर भारत और पश्चिम भारत पर था। 2019 में बीजेपी ने अपना फोकस उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के राज्यों पर किया। अब 2024 में बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार किया है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का वो प्लान क्या है, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। पिछले 10 सालों में साउथ में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की हैं। बावजूद इसके बीजेपी इसमें कामयाबी सफलता नहीं मिल पाई। साउथ में एकमात्र राज्य कर्नाटक बीजेपी के पास था, वो भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया था। और साउथ में कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। इस बार बीजेपी को साउथ को साधने का प्लान बीजेपी को मिल गया है और वो प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लान के जरिए बीजेपी को उम्मीद है कि साउथ में इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ प्लान, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त हिंदुस्तान पूरा राम में है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त राम नाम का गुणगान कर रहा है। 2024 के चुनाव से पहले राम के नाम पर उत्तर भारत पहले से ही सधा हुआ है। चुनाव सिर्फ उत्तर का नहीं, दक्षिण का भी है। इसलिए 2024 में 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी के लिए साउथ की 131 सीटें काफी ज्यादा अहम है। 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी उत्तर पूर्व के साथ मिशन दक्षिण में भी पूरी तरीके से जुट गई है। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ के मंदिरों का दौरा यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर साउथ में भी विपक्ष की घेराबंदी पर काम कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार साउथ में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी ली है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार साउथ के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। साउथ के मंदिरों में जाकर राम भक्त को संदेश देने में लगातार पीएम मोदी लगे हुए हैं। केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंदिर पहुंचकर वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी कोचीन के शिपयार्ड में जुड़े 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में थे। पीएम ने
486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर में राम भजन किया, रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की राम कथा देखी। ऐसी मान्यता है कि वीरभद्र मंदिर उसी जगह बना है जहां भगवान राम घायल जटायु में मिले थे। भगवान और जटायु के बीच संवाद हुआ था। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को राम राज्य का पाठ भी लोगों को खूब पढ़ाया। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए साउथ में नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। राम राज्यवासित्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासित्वम अर्थात राम राज्यवासियों अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक की यात्रा पर कलाराम मंदिर में पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में सफाई का श्रमदान भी किया था। नासिक में ही देश के सभी मंदिरों की सफाई के लिए भी लोगों को कहा था, जिसके बाद देश भर के मंदिरों में सफाई अभियान की तस्वीरें हम सबके सामने मिली। बीजेपी की रणनीति विपक्ष को सनातन की पिच पर घेरने की है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को लेकर बीजेपी विपक्षी पार्टियों को लगातार घेर रही है। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार यह कहकर कर दिया कि यह बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है। जब प्रधानमंत्री मोदी वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, तब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे थे। मैं आपको राहुल गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष के इन आरोपों को दरकिनार कर पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में राममय माहौल में बनाने में लगातार जुट गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 में बीजेपी का फोकस उत्तर भारत और पश्चिम भारत था, जहां जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। फिर 2019 में बीजेपी ने अपना फोकस उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के राज्यों पर किया, जहां नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी 2014 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2019 में सत्ता पर जबरदस्त तरीके से वापसी की। अब बारी 2024 में बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण की तरफ से अपना रुख कर बना लिया है, जो बीजेपी के लिए
अभी भी अभेद किला बना हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी साउथ में इतिहास रचने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ साउथ दौरों के राज्यों के दौरे कर रहे हैं और 2024 के चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का साउथ भारत के राज्यों का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 दक्षिण के राज्यों की कम से कम 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इसके लिए बीजेपी ने प्लान भी बनाया है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का वो प्लान, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बम्पर दौरे करने वाले हैं। इसकी शुरुआत नए साल के साथ हो गई थी। पिछले 15 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री का साउथ में यह दूसरा दौरा है और दक्षिण में एकला चलो की रणनीति पर काम है। एक बार साउथ में किसी के साथ गठबंधन में बीजेपी नहीं जाएगी और पूरा फोकस अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने का है। वहीं तेलंगाना में वीआरएस के हार का फायदा, तेलंगाना में वीआरएस के हाथों से सत्ता खिसकने के बाद बीजेपी को अपने उभरने का मौका भी दिख रहा है और यही वजह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने पिछले दिनों तेलंगाना के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की रूपरेखा तैयार की थी। केरल में राहुल गांधी की घेराबंदी, केरल में वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस तरीके से वहां पर भी घेरने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वायनाड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी खुद रैलियां करेंगे, जिससे राहुल गांधी के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। अमेठी की तरह इसमें बीजेपी को कामयाबी मिलती है तो बीजेपी के लिए साउथ में यह बड़ी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जैसे उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस को पूरी तरीके से घेर रखा है, ठीक उसी तरीके से दक्षिण के राज्यों में भी कांग्रेस को घेरा जा सकता है। इसलिए बीजेपी का फोकस साउथ की तरफ से ज्यादा है। आजादी के बाद का इतिहास अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जबरदस्त वर्चस्व था और वक्त के साथ कांग्रेस की यह पकड़ कमजोर होती गई। केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट दलों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। फिर तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और वीएसआर जैसे क्षेत्रीय दलों को अपना दबदबा बनाना पड़ा। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना में जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को सफाया हुआ, उससे बीजेपी को अपनी जड़ें जमाने की बहुत ज्यादा उम्मीदें दिख रही थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों के चुनाव को अगर देखें तो यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक नया वोट बैंक तैयार करने की कामयाबी लगातार हासिल कर रही है और यह नया वोट बैंक है आधी आबादी को, यानी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराना उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है और भारतीय जनता पार्टी के इस कदम के बाद पहली बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें सेमीफाइनल कहा गया था। हम इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने महिला वोटरों को वजह से ही बम्पर जीत हासिल की और बीजेपी के इन विधानसभा चुनाव को महिला केंद्रित इस वक्त बना दिया गया है। महिलाओं के लिए तमाम तरह के वायदे किए गए हैं, उसका असर चुनाव पर साफ दिखा जा सकता है। महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया। अब मैं जो आंकड़े आपको दिखाने जा रहा हूं उसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर महिलाओं ने बीजेपी को कैसे जिताया। जरा सोचिए, मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। सोचिए आप, 40% महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, यानी महिलाओं के इस वोट में 10% का अंतर देखने को मिला। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो इस बार 88 सीटें ऐसी थी जिस पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। इसमें से 50 सीटें बीजेपी को मिली तो कांग्रेस सिर्फ 30 सीटें ही जीत सकी थी, यानी 8
अन्य सीटें जीती थी और यह आंकड़ा भी साफ बता रहा है राजस्थान में बीजेपी को बम्पर जनादेश देने में महिलाओं की बड़ी और अहम भूमिका मानी गई थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से हार गई और 2 राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस से बीजेपी ने सत्ता छीन ली। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर की बादशाहत को खत्म करने में कामयाबियां जरूर हासिल हुई थी और कांग्रेस के हाथों कर्नाटक हारने के बाद साउथ के किसी राज्य में उसकी सरकार नहीं बनी, लेकिन पार्टी लगातार वहां पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी पर फोकस कर रही है। जिस तरीके से उसने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किया था, इससे पहले जब पीएम मोदी दक्षिण दौरे पर गए थे तो केरल में मेगा कार्यक्रम में स्त्री शक्ति समागम को संबोधित किया था। इसमें साउथ भारतीय राज्य की 2 लाख से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तस्वीर आपके सामने है। इस कार्यक्रम का मकसद ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केरल की महिलाओं की तरफ से थैंक यू कहना था। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।